यहाँ तो नहीं पढ़ाऊँगा ये तो ऐसे ही ऐसे ही बोल रहा हूँ। सैटरडे के बहुत बच्चे कम ही। हाँ हाँ यार, ये भी बात सही बोल रहे हो। जिसको नहीं पढ़ना है वो तो फिर एक और बहाना ढूंढेगा। नहीं, जनरली देखते सैटरडे को कम ही आते हैं ना बच्चे, सैटरडे कम हो जाते हैं। पता नहीं उन लोग कौन सा छुट्टी तो हमको मारना ही चाहिए, काम करने वाले 6 दिन। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। पिछली क्लास की त्रिवार्था कल नहीं भेजा था क्या? बताया नहीं तुम लोगों ने क्या? बोलो। 14 में इक्वालिटी वाला है और 25 में नहीं। महिलाओं वहाँ पे सीधा लिखा है कि लिंग जाति उसके आधार पे नहीं कर सकते। ठीक है, बेस जो है आपका जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करेगा? धर्म के आधार पे नहीं कर सकते। वंश, लिंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं? ठीक है, नहीं उसमें उस रिलीजियस 25 में रिलीजियस वाला है ना। रिलीजियस वाले में आपका कुछ रिलीजन्स को अपने हिसाब से कुछ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में दिया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना आप। महिलाएं नहीं आ सकती है, पुरुष आ सकते, ये नहीं आएगा। जिसने भी लिखा था वो मतलब देखूंगा किस स्टेटमेंट में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या विचार? 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है ना। ठीक है, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो जब इस टाइप के जब दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्शन होता है तो फिर आपका क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए फ्री है। कॉन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। जहाँ पे भी दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्शन होगा तो इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कि किस पर किसको वेटेज दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने वेटेज दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर लॉजिकली है ही नहीं ना भाई, वो कि महिला और पुरुष का भेदभाव लिंग के आधार पर कई जगह लिखा हुआ है। हर जगह लिखा हुआ है कि आप जाति, वंश, जाति, लिंग और स्थान, निवास, इन सब के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर यदि कॉन्फ्लिक्शन है भी तो फिर फाइनल राइट्स किसके पास? इंटरप्रिटेशन का सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। हम लोग भले अपना पक्ष रख रहे होंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा आपका है कुछ नहीं। ये होता क्या है कि वर्तमान गवर्नमेंट के चुनाव हैं केरला में, उसने फिर से रीट डाल दी है कि इसको क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। तो उस बहाने वो ज़बरदस्ती मुद्दा ढूंढ रही है और कुछ नहीं ढूंढ रही है। समझ गए? ये सब पॉलिटिशियंस लोगों के ना कचरे का, दिमाग का कचरा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दे दिया भाई कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, महिलाओं को भी उतनी ही आज़ादी है मंदिरों में जाने की। आई कि नहीं? बस यदि आस्था का विषय है तो महिला, जिस महिला को नहीं जाना है मत जाओ। यदि लग रहा है कि इससे तुम आस्था तुम्हारी आहत हो रही है, या किसी महिला को लग रहा है कि जो बनाई गई परंपरा सही है, तो तुम मत जाओ भाई। लेकिन बाकी लोग जो जाना चाहते हैं उसको मना क्यों करोगे? वो चीज़ है। बाद में कंसेंट दे रहे और ऐसा नहीं है, समय और इस परिस्थिति के अनुसार चीज़ें चेंज होती है। आज मैंने किसी चीज़ को अलाउड किया, कल के दिन लगता है कि मेरे लिए सूट नहीं कर रही है, तो फिर से उस समय परिस्थिति के अनुसार मैं डिसीजन चेंज कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है डिसीजन क्या है। एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे तो उसमें फिर वो एडवांटेज उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि दवाई खराब होती सबका खराब होता। किसी एक विषय है तो एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, तो एक्सेप्शनल के बेस पे हम किसी कानून या किसी चीज़ को गलत नहीं ठहरा सकते, तो उस कंटेक्स्ट में होगा वो। समझ गए ना? ये सब केसेस देखते रहो, काम आएगा, और सोचते रहो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर है उनसे पूछा करो इन सबको। मतलब मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन मैं क्या, अब आदमी टच में नहीं रहता ना।
जो पढ़ा रहा है उसके टच में रहता है। ठीक है, अब मैं तो लगभग कितना साल हो गया, 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन शायद। ठीक है, 1.5 साल पहले पढ़ाया था, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से है, कॉन्सेप्ट है लेकिन धुंधला धुंधला सा। आर्टिकल 25 है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इतना कुछ याद आ रहा है, फिर उसमें किस आधार पर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। लेकिन उसमें अभी तो संविधान की क्लास चली रही है तुम्हारी, नहीं चलती तो फिर समझ वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे सर, क्योंकि वो भी टच में उसी में। ठीक है, उनका काम ही क्या है, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका पर्टिकुलर चीज़ों पर ही उतना ही सोच रहे हो। ठीक है, मेरा भी ऐसा क्या है, पहले तो ज्योग्राफी एक्सपर्ट हो गया, अब उसके बाद मैंने दूसरे टॉपिक उठाए थे, तो ऐसा नहीं कि आदमी एक ही चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, दूसरे में भी हो सकता है, लेकिन वही है कि टच की बात हो जाती है। मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गए ना, तो तुमको थोड़ी पढ़ाया था मैंने, तुमको 2 साल सर पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी करके कॉन्सेप्ट है कि आपका ऑप्शनल में स्थिरता एंड अस्थिरता, स्थिरता एंड अस्थिरता करके कॉन्सेप्ट है। हिंदी में इसको वायुमंडलीय स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर लिखा होगा। ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की स्थिरता एवं अस्थिरता, राइट। लास्ट नहीं है, एक आध और हिडन कुछ निकलेंगे अभी। जेट स्ट्रीम को थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, जेट स्ट्रीम और मानसून करके टॉपिक है, इंडिया में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी है, तो उसको भी निपटा ही दूंगा लगे हाथ जीएस वालों के साथ में। ठीक है, एक जीएस वालों को पढ़ाना है, तुम लोग को भी थोड़ा सा बताना था आर्द्रता के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, यहाँ से भी 3 प्रकार होते हैं, तो वो जब तक समझाऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा, नोट्स में दिया होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी है ना, ऑप्शनल। सोशल जस्टिस का नोट्स जीरोक्स हो गया था, ले लेना। और इसका क्या नाम है, ऑप्शनल का भी क्लैम्पला जी का मंडे मिल जाएगा 1 by 1, फिर हिस्ट्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो सोशल जस्टिस का ले लिए कि नहीं लिए हो? अभी तो आया था बताने, मांगने आया, बोलने आया था, ले लेना करके। ठीक है, पहले सोचा नहीं दूंगा, लेकिन सोचा दे देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें नहीं मिलती फिर उसी के पीछे तुम्हारा दिमाग चलते रहेगा। हालांकि वो सब करंट बेस्ड है, इसलिए मैंने कहा कि सोशल जस्टिस में जो योजनाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन करंट की योजनाओं को ज़्यादा पूछेगा, राइट। तो करंट में जो हो रहे योजनाओं को हमेशा जोड़ते रहना है। आपको जो पढ़ा दिया गया, अब महिलाओं के संदर्भ में कोई नई योजना वर्तमान गवर्नमेंट ने लाई, 5 साल बाद फिर कुछ नहीं लाई, तो उन सबको क्या करते रहना है, ऐड करते रहना है ना। आपका जो भी बुजुर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए है, तो वो सब योजनाओं को ध्यान में सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में याद रखना है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियरिटी रखना है। चलिए इस पे आते हैं। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जो स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, दशाएं, किस दशा में स्टेबिलिटी होती है और किस दशा में इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, और साथ ही साथ उसके प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी का, वो देखेंगे। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते ना, उस पर मुझे दया आती है कि बच्चे काहे, मतलब ठीक है कॉलेज वॉलेज है तो चलता है, लेकिन उसके अलावा भी गोल मार जाते हैं तो फिर चलिए। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वायुमंडल स्थिरता का मतलब है कि वायुमंडल शांत रहेगा, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया आपके, जो है वायुमंडल क्या रहेगा आपका, शांत रहेगा आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर काम एंड स्टेबल रहेगा आपका, जो मतलब शांत का मतलब क्या हो गया है, जो तूफान, चक्रवात, तीव्र हवाएं वगैरह चलती है वो सब नहीं बनेंगे। वायुमंडलीय स्थिरता का मतलब क्या होता है आपका, जो है वायुमंडल की जो हवाएं हैं वह क्या होती है, शांत रहती है। वायु क्या होती है आपकी, जो है शांत होती है। एयर क्या होती है आपकी, काम होती है, बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट्स नहीं होता है। स्थिरता का मतलब है कि वर्षा नहीं होगी, उस कंडीशन में प्रभाव में भी आ जाएगा, वर्षा वगैरह की संभावना नहीं रहेगी, चक्रवात वगैरह नहीं बनेंगे, तूफान वगैरह नहीं चलेंगे, स्टॉर्म्स वगैरह नहीं आएंगे।
स्टॉर्म्स वगैरह। टॉर्नेडो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया तुम लोग को? टॉर्नेडो बताया था ना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो वायुमंडलीय स्थिरता का मतलब क्या हो गया कि वायुमंडलीय स्थिरता का मतलब है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, ये कहीं ना कहीं क्या रहता है आपका जो है नहीं होता है। वायु का ऊपरी प्रवाह क्या रहता है, बाधित होता है। वायु का ऊपरी प्रवाह, ऊपर की ओर प्रवाह, क्योंकि ऊपर की ओर हवाएं जाएंगी तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। ऊपर की ओर प्रवाह नहीं होता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग जो है स्टेबिलिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में? नो अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, है ना। हवा ऊपर उठेगी नहीं तो बाकी फिर लो प्रेशर बनेगा नहीं, लो प्रेशर बनेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, शांत और स्थिर होगा। आया समझ में? तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। कंडीशंस देखेंगे। और इसका उल्टा इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा आपका जो हवाओं का तीव्र ऊपर की ओर प्रवाह होगा, हवाएं तीव्र गति से ऊपर की ओर उठेंगी, वायुमंडल अस्थिर हो जाएगा, जिससे अच्छी खासी बारिश होगी, चक्रवात बनेंगे, तूफानें आएंगी आपकी जो है कि नहीं। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहेंगे, इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बोलेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका जो है। तो ये तो स्टार्टिंग में स्थिरता अस्थिरता। अब ये दशाएं उत्पन्न क्यों होती है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे को समझना। ये कंडीशंस होती है आपकी जो है, ये सामान्य तापपतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट एवं रुद्धोष्म तापह्रास दर के संबंधों पर आधारित होती है या निर्भर करती है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा डिपेंड्स ऑन नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, रिलेशन बिटवीन, डिपेंड्स ऑन रिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट एंड एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट आया समझ में? कैसे होता है समझेंगे। अभी तो बस स्टार्टिंग यही से करना है कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप या कोरिलेशन बिटवीन नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट एंड एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट। अब ये दोनों क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं आप लोग को। तो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है और एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है, इसके दो प्रकार पढ़ेंगे। एक ड्राई एडियाबेटिक ना, एक होता है आपका जो है ड्राई एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट और एक होगा आपका वेट एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर और आर्द्र रुद्धोष्म तापह्रास दर। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस बताओ मिस्टर विशाल। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट और एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, वैल्यू हो गई, चलो ये याद आया आपको। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, याद आ रहा है। और इसकी वैल्यू बताया था मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, राइट। तो एक तो वैल्यू हो गया, तो ये डिफरेंस क्या है, तो वैल्यू का डिफरेंस हो गया। तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ठीक।
तो हाँ, तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट ये क्या होता है, किसी हम एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जब कहीं पर भी ऊपर जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर में जो कमी है वह क्या कहलाती है आपकी, जो है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहलाती है कि नहीं। यहाँ पर भी इस कमरे में अभी मान लिया 10 माले की बिल्डिंग है, मान लेते हैं ठीक है, इस कमरे का टेम्परेचर अभी मान लेते हैं 24 डिग्री है। तो 10 माले की बिल्डिंग में जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, हालांकि यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य की किरणें गर्म कर रही, लेकिन बिल्डिंग को हटा करके सीधा एटमॉस्फेयर में जाओगे तो 24 माले की बिल्डिंग का मतलब मान लेते 2 किलोमीटर ऊपर जाना है आपको। तो 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में घटेगा, बिल्डिंग का तो बढ़ेगा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा अंदर घुस करके गर्म कर रही है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही फ्लोर गर्म लगता है आपको, तो वो एक समझाने के लिए। लेकिन ओपन है, ओपन आपका जो कैसा स्पेस है, जो ऊपर जा रहे हैं 2 किलोमीटर ऊपर, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। यहाँ 24 है तो 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6 दूनी 12, 13 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 13 डिग्री कम हो जाएगा। है समझ में। तो वो कौन सा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। मतलब ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल में तापमान की कमी को बताता है। ये किसको बताता है, वायुमंडल में तापमान की कमी को बताता है। आ रही बात समझ में। टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है आपका, जो है डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। आ रही बात समझ में कि हम किसी भी एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम होते जाएगा, इस रेट से कम होगा। आया समझ में पहला क्वेश्चन। पहला दोनों में अंतर है ना, दोनों में पहले अंतर ही क्वेश्चन आ भी सकता है कभी भी। एडियाबेटिक में क्या होता है कि जब भी कोई हवा ऊपर उठती है ना, इस एटमॉस्फेयर में यदि कोई एयर अपलिफ्ट कर रही है किसी भी कारण से, चाहे पर्वत से टकरा करके या गर्म हो गया, किसी भी कारण से कोई भी हवा जब अपलिफ्ट करती है किसी भी कारण से, आई ना बात समझ में, हवा ऊपर उठती है ड्यू टू एनी रीजन, इट मे बी आफ्टर स्ट्राइकिंग द माउंटेन और आफ्टर हिटिंग, राइट, किसी भी कारण से ऊपर उठती है, तो ऐसी स्थिति में इस वायु के टेम्परेचर में भी कमी होती है। बताया था मैंने क्यों होती है, क्योंकि वायु फैलते जाएगी, इसमें एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर का एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है। हरी बात समझ में याद आ रहा है। तुम भी थे ना साक्षी, उस वाले टॉपिक पर आए थे, उसमें नहीं बताया था, छोटा बर्तन बड़ा बर्तन वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, अब याद आ गया ना। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था ना, इसको याद रखने के लिए ये छोटा बर्तन बड़ा बर्तन वाला याद रखो तो सीधा याद आ जाएगा। छोटे से बड़े में जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, बड़े से छोटे में आएगा तो नीचे से हवा ऊपर जाती मतलब बड़े में जा रही है, फैल रही है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और तो सिर्फ फैलने और सिकुड़ने के कारण से होता है, उसका एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज का लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे टेम्परेचर चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, शुष्क ताप ह्रास दर कहते हैं। आया समझ में, क्लियर पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि जब वायु कहीं पे ऊपर उठती है तो इस वायु के तापमान में जो कमी होती है, तो ये ATLR क्या हो गया, ऊपर उठती वायु के तापमान में कमी को बताता है। ये किसको बताता है आपका, जो है डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अपलिफ्टिंग एयर। अरे समझ में, ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में कमी को बताता है ना। लिखना भी आना है, समझने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। तो पहला डिफरेंस क्या, पहला तो बता दो कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। उसके पहले ये बताना पड़ेगा आप लोग को कि NTLR का संबंध किससे है, ऊपर जाने पर ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल के तापमान में कमी से है। क्लियर पॉइंट है ना। इसका रिलेशन किससे आपका जो है, डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। आ रही बात समझ में, विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। क्लियर है, लिख लिया। और इसका संबंध किससे है, डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अपलिफ्टिंग एयर। इसका संबंध किससे आपका जो है, डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर इन अपलिफ्टिंग एयर, उससे संबंधित है आपका जो है। ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो बेसिक 2 पॉइंट आपको याद पहले से हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा डिफरेंस और क्या है उसको देखिए। अब आप लोग को बताना है कॉमन सेंस लगा के
कि NTLR का मान सभी जगह समान होगा या अलग अलग होगा। ठीक है, सोचना है, तुक्का नहीं मारना है। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे इक्वेटर के पास में सरफेस पे एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इसी 6.5 से ही कम होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। या यहाँ पे सोचो पोल रीजन में, बीच का अपने आप सोच लोगे कि पोल रीजन में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 से ही कम होगा या उससे कम में होगा, या दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा। आप सोचो के बताओ विशाल बाबू। हाँ, ऊंचाई तो सी लेवल से ही है, तो वो सब सी लेवल से मान के चल रहे हैं हम लोग। ऊंचाई सेम लेना है तो सी लेवल से ही मान के चल रहे हैं। बट आपको ये बताना है कि इक्वेटर के पास हम जा रहे हैं तो जैसे यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, पोल के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है आपका जो है सरफेस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज जो है इसी रेट से होगा या इससे ज़्यादा हो सकता है या इससे कम हो सकता है, ये बताना है। यहाँ पर ऊपर जाओगे तो इसी रेट से होगा या इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, ये दोनों जगह इक्वल होगा। कॉमन सेंस क्या कहता है? विशाल बाबू अलग अलग होगा कॉमन सेंस। ठीक है, तो अलग अलग होगा तो कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगा? और सोचो थोड़ा सा, है ना। इक्वेटर पे टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटेगा ना, क्योंकि सरफेस पे ज़्यादा है। तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में गिरावट क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है ना भाई, तो गिरावट क्या होगी ऊपर जाएंगे तो? अब कॉमन सेंस का उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी ठंडी हवा है, ठंडी हवा इसी नीचे बैठी हुई है, तो ऊपर भी जाओगे तो टेम्परेचर में डिक्लाइनेशन डिक्रीज क्या होगा? तो रटना नहीं है, सोचना है थोड़ा सा। गर्म हवा है यहाँ पर, तो गर्म हवा क्या होती है? यहाँ का टेम्परेचर सरफेस का और सरफेस गर्म किससे होता है? अर्थ के रेडिएशन से होता है। तो यहाँ की सूर्य की किरणें ज़्यादा है तो यहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा है। जितना ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणों का प्रभाव क्या हो रहा है वहाँ पे? ज़्यादा कम होते जा रहा है, तेज़ी से कम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा? ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ में? और ठंडा है, 0 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, उससे ज़्यादा ठंडा और क्या होगा? होगा भी तो धीरे धीरे होगा ना भाई। 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर और डिक्रीज करेगा तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, उतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि NTLR का जो मान है वह क्या होता है? वेरी करता है ना। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका जो वैल्यू है वह क्या करती है? वेरी करती है। वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस एंड लेटीट्यूड्स। इसका मान परिवर्तन होते रहता है। स्थान समय भी हो सकता है, स्थान के अनुसार, है ना। स्थान प्लेसेस के अनुसार या अक्षांशों के अनुसार भी लिख सकते हो। अक्षांशों के अनुसार, लेटीट्यूड्स के अनुसार समय भी हो सकता है। गर्मी ठंडी में अलग अलग होगा, तो समय भी लिखेगा तो गलत नहीं है। स्थान और समय, ठंडी में रिडक्शन कम होगा, गर्मी में रिडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। कॉन्सेप्ट रखना है, यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी है तो कहीं भी बना सकता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ज़्यादा गर्म है तो जितना ऊपर जाएंगे जल्दी ठंडा होगा, और ऑलरेडी ठंडा है तो फिर ठंडा होने की दर वहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कॉमन सेंस ये हो गया, है कि नहीं? चलिए आगे। तो दोनों, तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि NTLR का मान जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अक्षांशों में क्या होगा? अलग अलग होता है, चेंज हो सकता है। मतलब ये जो है 6.5 से ज़्यादा भी हो सकता है या 6.5 से कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पर 6.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर 6.5 से क्या होगा? कम भी हो सकता है। इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटर देन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा? इट इज मोर देन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर होगा। आया समझ में? ठीक। आज आकांक्षा भी चली गई, आई नहीं थी क्या?
चलिए आया समझ में। और यहाँ पे 6.5 डिग्री पोल पे क्या होगा, 6.5 डिग्री से कम होगा, और इन दोनों के बीच में होगा। आया समझ में। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। इस NLR, तो NTLR के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं कि NTLR जो है वायुमंडल में तापमान की कमी को बताता है ऊंचाई के अनुसार, राइट। दूसरा, इसकी वैल्यू 6.5 होती है और ये वेरी करती है, अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग क्षांशों पर, लेटीट्यूड्स पर अलग अलग हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ट्रॉपिकल पे ज़्यादा होगी, पोलवर्ड्स जाएंगे तो घटते जाएगी। ट्रॉपिकल पे सबसे ज़्यादा होगी, इक्वेटर के पास ज़्यादा होगी, और पोलवर्ड्स जाएंगे तो क्या होगी आपकी, घटते जाएगी इन जनरल, सामान्यतः। आया समझ में। अब इसमें आते हैं, तो इसमें ये जो वैल्यू है, ये यदि ऊपर उठती हवा तो ये फिक्स होती, आपका जो है ये स्टैटिक होती, फिक्स होती है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर क्या होगा, फिक्स होती है। मतलब वो कहीं पर भी यदि हवा ऊपर उठी 1 किलोमीटर उठना चाहिए, बस उतनी ही फैलेगी, और उतना ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नहीं उठ पा रही तो नहीं फैलेगी, है कि नहीं, लेकिन उठेगी तो ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होगा, तो उससे हवा फैलेगी और उतना ही टेम्परेचर लगभग क्या होगा, कम होगा। तो ये उसका मान वेरी नहीं करता है, वो 10 डिग्री है तो 10 डिग्री ही रहेगा। आया समझ में। हाँ, इसके अब 2 प्रकार बन जाते हैं, और दोनों में से ये जो 10 डिग्री है वो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू है। इसकी वैल्यू निकलेगी, आगे पढ़ेंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर हो जाएगी वेट वाले की। अब इसके 2 आ गए, एक शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर और एक आर्द्र, तो इसके 2 आ जाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा। आया समझ में। तो अभी तक एक ही मान रहे थे, लेकिन अब इसके 2 प्रकार बन जाएंगे, ड्राई एंड वेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे चलते हैं। चलूँ आगे। तो दोनों में वो उसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब GS में भी पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे। तब उसमें मैं उतना डिटेल नहीं किया था GS में। GS में वैसे इतना डेप्थ में नहीं पूछा होगा, तो बस NTLR और उसमें दोनों में डिफरेंस ही पूछा होगा। देख लेना क्वेश्चन क्या है, देख लेना, होगा तो बता देना भाई। GS वालों को नुकसान होगा, नहीं पढ़ रहे उन लोग, तुम लोग को तो नहीं होगा ना। तो बस अपना खुश रहो, दुनिया की चिंता मत करो, अपने को खुश रखना है। सिर्फ आदमी फोकस पूरा का पूरा अपने को खुश रखने में कर लो। जब खुश हो तो बाकी लोग को तुम्हारे साथ रहेंगे, वो खुश अपने आप हो जाएंगे, उसको रख लोगे। जब खुद ही खुश नहीं तो दूसरों को कहाँ से रखोगे तुम। समझ गए ना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम सोचते हैं ना दूसरे को खुश कर लें, तो दूसरे को खुश तो पहली बात किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो किस बात पे खुश होगा, किस बात पे नाराज़ होगा, वो उसकी चॉइस है ना। एक चॉइस पूरा किया, दूसरी चॉइस बोले, पता है ना, कहीं पे भी कितना भी कर लो मेहमानों के लिए, लास्ट में कमी निकाल के चले जाएंगे। शादी ब्याह में कितना भी अच्छा खासा खिला लो अपने लेवल पे, अपनी पार्टी दे दो, लास्ट में इसकी कमी थी, रसगुल्ला नहीं था ठीक से करके निकाल के चले जाएंगे। घर परिवार में जो आप लोग रहते हो उसमें कंबाइंड फैमिली है या न्यूक्लियर भी है, 2 बच्चे हैं, तो एक हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा, या कुछ ना कुछ दोनों बच्चे कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देंगे। हम ही लोग आज पापा मम्मी ने अपने जी जान लगा के बड़ा किया, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के बोल ही देते कि आपने हमारे लिए तो किया ही नहीं, बोल देते हैं ना। तो उन लोग अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं, लेकिन कमियां निकालने के लिए फिर आदमी निकाल ही देता है। तो दूसरों को खुश करना इम्पॉसिबल है ना। यदि कुछ तुमको भी कोई दूसरा खुश कर रही है कि सामने वाला ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो फिर तुम कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए एक बहुत बड़ा जीवन का लेसन है कि सिर्फ अपने पे फोकस करो कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जो भी तुमको दुखी करते हो उन सबसे पल्ला झाड़ लो, चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कितना भी गहरा रिश्ता क्यों नहीं, लग रहा है कि परेशान कर रहा है बार बार, ठीक है, मतलब उनकी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन कुछ चीज़ों से पल्ला, कोई भी हो यदि परेशान करे तो ठीक है, उनकी माँ बाप बड़े बुजुर्ग हो गए, जिम्मेदारियां हैं, उनको जो भी चाहिए दो, लेकिन उनको खुश करने की कोशिश करोगे, नहीं हो रहे तो कितना करोगे, जान थोड़ी दोगे, ठीक है।
तो वो चीज़ें हैं, समझ गए ना भाई। तो इसलिए पहला तो खुश ही खुश रहना। एनीवे तो यहाँ पर DATLR ड्राई एडियाबेटिक, ये क्या होता है, जो हवा शुरू से गर्म होकर के जो ऊपर उठती है नीचे या किसी भी कारण से ऊपर उठती है सरफेस से, तो ये जो ठंडी होती है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से होती है। ये कहलाएगा आपका DATLR। आया समझ में? ये क्या कहलाएगा? DATLR कहलाएगा। तो जो भी नीचे से जो गर्म हवा सरफेस सतह से आपके जो सरफेस से कोई भी हवा ऊपर उठेगी, सतह से सरफेस से कोई भी एयर अपलिफ्ट करती है, तो चाहे वह पर्वत से टकराने के कारण से हो या चक्रवातों के कारण से हो या गर्म होने के कारण से हो, वह इस रेट से ही क्या होगी? ठंडी होगी। आया समझ में? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। उसके बाद दूसरा, एक ऊंचाई पर जाकर के मैंने कहा था कि डिपेंड करेगा कितनी मॉइस्चर है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाके हर हवा कहीं ना कहीं जाके क्या होगी? आपकी कंडेंस होगी, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाके कोई जल्दी होगी, कहीं लेट होगी, लेकिन होगी। आर्द्रता पे डिपेंड करेगा, मॉइस्चर पे। ज़्यादा मॉइस्चर है तो जल्दी कंडेंसेशन होगा, कम है तो ज़्यादा ऊपर उठना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कंडेंसेशन के बाद मैंने क्या कहा था कि कंडेंसेशन के बाद कंडेंसेशन की लेटेंट हीट क्या होती है? इसकी गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। गुप्त ऊष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। लेटेंट हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, बताया था। तो जब लेटेंट हीट रिलीज हो रही है तो हवा के ठंडे होने की दर थोड़ा सा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? हो जाएगी ना भाई, क्योंकि अलग से ऊष्मा उसको मिल जा रही है ना। आप जैसे यहाँ पे ठंडा हो रहा है एसी के कारण से रूम, लेकिन बाहर से कोई गर्म हवा ला के डालेंगे तो इस रूम के ठंडे होने की रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हवा जो ठंडी हो रही थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से, उसको इस कंडेंसेशन की लेटेंट हीट मिल गई आपको फिर से, तो उसके ठंडे होने की दर क्या हो गई? कम हो गई। तो जब संघनन के पश्चात हवा ठंडी होती है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडी होती है। इसके बाद जो हवा ठंडी होती है तो वो क्या होती है आपकी? थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेट, WATLR, आर्द्र रुद्धोष्म ताप राजदर कहते हैं। उसकी वैल्यू कम की होगी, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर्द्र क्यों कहा गया? क्योंकि अब संघनन के पश्चात वायु में आर्द्रता भी आ गई है ना। आर्द्रता आ गई तो ऐसे भी ठंडे होने की दर थोड़ा सा क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर मतलब पानी मतलब ठंडा, है ना समझ में? हर चीज़ कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर है, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑप्शनल में लिखते समय भी और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे उस समय भी। और जिनका साइंस फिजिक्स वगैरह बैकग्राउंड है तो उनके लिए और अच्छी बात है, नहीं है तो जनरल साइंस जनरल सेंस से लगा दो उसको। जो आया समझ में? साक्षी आ गया? क्लियर हो गया कि कैसे? तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है आपका समझ में आ गया कि ये वेट किसको कहेंगे? जब संघनन के पश्चात हवा ऊपर उठती है, संघनन के पश्चात आफ्टर द कंडेंसेशन जब हवा ऊपर उठती है तो उसका जो तापमान कम होने की दर कम हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेट एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। आगे बस समझ में? तो ये पहले तो तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में याद कर लो। हो सकता है ये भी आपके मेंस प्रीलिम्स में कहीं पर शॉर्ट नोट्स वगैरह उठा के पूछ दे, और बाकी प्रीलिम्स में देख लेना। जीएस में कोई क्वेश्चन आया होगा तो तुम्हारे पास पेपर है, सॉल्व करने के लिए बार बार कह रहा हूँ, सही सॉल्व करने के लिए सही समय का इंतज़ार नहीं करना है। चलो आगे हो गया सबका। अब आते हैं इसका संबंध कैसे होगा, उसमें आते हैं। तो स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी में आते हैं। तो अब आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इन एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। आया समझ में? तो इसके लिए से भी एक ही
पॉइंट याद रखना है, कंडीशंस तो इसके लिए दोनों के लिए क्या है कि NTLR आपका क्या होगा, ठीक है, लेस देन, यदि धीरे धीरे हवा तेजी से ठंडी हो रही तो ऊपर उठेगी नहीं, बैठ जाएगी, तो NTLR लेस देन एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट। तो स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी, कैसे होगी समझाऊंगा, अभी तो लिख लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद इतना ही रखना है, बाकी उसके बाद कौन समझ गए तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसी को एक्सप्लेन करना है ना। दोनों में पहले कन्फ्यूज़न ना हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, रटने की कोशिश नहीं करना। अब देखिए, नहीं फिर बताना पड़ेगा, एक कहीं पे एक जगह लिख के बता देना है कि कोई यूनिवर्सल ये नहीं है, तो मैंने पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कि नहीं, वो मैंने तो कहीं पे यदि बना देंगे कि हाँ सामान्य ताप पथ अंदर NTLR, तो एक इंडिकेशन संकेत करके डाल देंगे तो लिख सकते हो फिर उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद एक अलग से बता देना संकेत क्या है यहाँ पे, तो खुशी हो जाएगा कि चलो कुछ अच्छा लगाया उसने दिमाग। अब देखिए, अब आ जाओ फिर से वायुमंडल में, इस कमरे में आ जाओ, इसी कमरे के वायुमंडल को ले लेते हैं हम लोग। इस कमरे के वायुमंडल का टेम्परेचर है 24 डिग्री, जो आपके AC में दिखा रहा है, ठीक है। तो सरफेस के निकट की जो एटमॉस्फेयर है ना, सरफेस के निकट का जो एटमॉस्फेयर है, इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और यहाँ पे जो एयर है उसका भी टेम्परेचर कितना हो गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, राइट। अब किसी कारण से ये एयर उठना स्टार्ट कर देती है, मतलब इतने इस गर्मी में ही उठना कब स्टार्ट करेगी, अब समझना है। उठेगी तभी क्या होगा आपका, उठेगी तो इनस्टेबिलिटी होगी, और नहीं उठेगी तो, यदि उठ नहीं पा रही है इसका मतलब है कि वही बैठी हुई है, तो यदि बैठी हुई है तो ये इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाएगी। और यदि हवा ऊपर उठ नहीं पा रही है, वहीं पे शांति से बैठी है, तो वह क्या हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाएगी, सबसाइड्स कर रही है, फिर शांति से स्टेबल है, तो है कि नहीं। अब उठेगी कब, जब ये आसपास के सराउंडिंग्स की तुलना में ज़्यादा गर्म होगी, है ना, बस समझ में। कोई भी एयर तब उठेगी जब आसपास का एटमॉस्फेयर उसकी तुलना में ठंडा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, फिर से यहाँ पे सोचना है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, कि NTLR कम है, ये तो फिक्स्ड है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, है कि नहीं, ये तो हमारा फिक्स्ड है कहीं पर भी। इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब इसका वैल्यू 10 से कम, जो 6.5 है 10 से कम ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया NTLR लेस देन ATLR, तब जाके स्टेबिलिटी होगी, मतलब कि ये वाली कंडीशन बनेगी स्टेबिलिटी वाली। कैसे बनेगी, क्योंकि वायुमंडल जो है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, 6.5 या 6 डिग्री ले लेते हैं इसको कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 14 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, 24 में 6 करेंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है ना। NTLR का मतलब वायुमंडल का तापमान, यानी इसको एक्सप्लेन एग्जाम ऐसे ही करना है कि वायुमंडल का जो तापमान है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, धीरे कम हो रहा है। और यहाँ पे जो हवा ऊपर उठना चाहती है उसका तापमान तेजी से कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है। तो यहाँ पे सोचो कि ये एयर है थोड़ा सा ऊपर उठी किसी कारण से, लेकिन जैसी 1 किलोमीटर तो मैंने समझाने के लिए आवा, इसका टेम्परेचर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना हो जाएगा, 14 डिग्री। तो ये 14 डिग्री इसकी तुलना में कम है कि ज़्यादा है, कम है। तो एयर का टेम्परेचर इसकी तुलना में कम है, तो ऊपर उठेगी कैसे वो, नहीं, इसकी वैल्यू कितनी, ATLR की। तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा है
तो ये टेम्परेचर इतना कम हो गया कि ऊपर उठने की संभावना खत्म हो गई। तो ये कौन सी स्थिति हो गई आपकी? स्टेबिलिटी की। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो हवा ऊपर उठना चाहती है उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो ऊपर उठेगी कैसे? तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया आपका? स्टेबल रहता है। उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे कैसे क्या है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये वाला सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब NTLR का मान मतलब सामान्य ताप पतन दर का आपका कम होता है रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से, खास करके शुष्क वाले से लेके चलेंगे। आया समझ में? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका कि हवा जो ऊपर उठना चाहती है ऊपर उठ नहीं पाएगी। क्यों नहीं उठ पाएगी? क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, और इस एयर का टेम्परेचर कितना है? कम हो गया। तो जब हवा ठंडी है आसपास के तुलना में, तो ऊपर उठेगी क्या? वही बैठे रहेगी चुपचाप। तो वही स्थिति क्या हो गई? इसका ये वाला ना, इसमें तो ठीक तो है, NTLR ज़्यादा थोड़ी है। NTLR तो वैल्यू ठंडे होने की दर है ना भाई। वो तो मैंने 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना हुआ उसको कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ठहरा थोड़ी लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे ना इस NTLR हमने कितना लिया? 6 लिया हुआ है कि हवा जो ऊपर उठना चाह रही है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो रहा है, और जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 6 डिग्री से कम हो रहा है। तो हवा थोड़ी देर ऊपर उठने के पहले ठंडी हो जाएगी और ऊपर उठना बंद कर देगी। तो जब ऊपर उठना बंद कर देगी तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वायुमंडल धीरे ठंडा हो रहा है, हवा तेज़ी से ठंडी हो गई, तो वो ऊपर उठना छोड़ करके वहीं पे स्टेबल रहेगी। आगे समझ में? कुछ भी रटने वाला नहीं है, यदि समझ गए तो, और नहीं समझे तो फिर कितना भी रट लो गलत होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ लिख रहा हूँ, तो लिख लिया करो एग्जाम्पल भी कि NTLR लेस देन ATLR, और ये डायग्राम भी बना लिया करो समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में किसी बुक्स में नहीं मिलेगा डायग्राम कि वायुमंडल के तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वायुमंडल के तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और वायु का तापमान तेजी से कम हो रहा है। आ रहा समझ में? चार एरो लगा दिया। वायु ऐसे भी नोट्स बनाए जाते हैं। वायुमंडल ताप 2 एरो का मतलब धीरे कम हो रहा है, 4 एरो का मतलब ज़्यादा कम हो रहा है। नोट्स बन गया? तो ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर उठेगी कैसे? ठंडी हो गई आपकी जो है। नोट्स में पूरा सेंटेंस लिखना ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से भी लिख करके समझ सकते हो। आया समझ में? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? इंग्लिश में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर है ना। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर, बस इतना ही तो है। धीरे धीरे हिंदी का ज्ञान भी बढ़ाओ। बाइलिंगुअल में हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले हिंदी, दोनों का ज्ञान। तो ज्ञान बढ़ रहा है तो नुकसान नहीं करेगा वो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? सिर्फ मेरी एक ही आदत अच्छी थी कि जब भी बुक पढ़ता था तो हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी याद कर लेता था। हाँ, जैसे वायुमंडल पढ़ा तो वायुमंडल का एटमॉस्फेयर होता है, तो वो जो बुक्स पढ़ते थे हम लोग ऑथर वाली, उसमें हमेशा इंग्लिश भी साथ में लिखा रहता था। ज्योग्राफी में देखा मैंने, बाकी में नहीं लिखा रहता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में अलग से करना पड़ा मेहनत मेरे को, लेकिन ज्योग्राफी में नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी की जितनी भी बुक्स पढ़ी मैंने, वो टर्मिनोलॉजी हमेशा इंग्लिश में ब्रैकेट में, क्योंकि ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ होती है, तो इंग्लिश में हमेशा अच्छी बुक्स में इंग्लिश वर्ड लिखा ही रहता है। तो उसके कारण से इंग्लिश भी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, तो बाकी समझाने के लिए तो अब ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, तो धीरे धीरे उसको भी सीख लिए। ठीक है, अपलिफ्ट करना, डाउनवर्ड मूवमेंट है कि नहीं, तो धीरे धीरे करके फिर वो इंग्लिश मीडियम में एक दिन में नहीं आया, कई सारे बैचेस बाइलिंगुअल पढ़ाए धीरे धीरे। और कब हुआ? जब दिल्ली से बाहर रीजनल सेंटर जाना पड़ता था,
और रीजनल सेंटर में ऐसी बाइलिंगुअल चलता है ना। दिल्ली में तो अलग अलग मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश मीडियम की कोचिंग्स अलग है, हिंदी मीडियम की अलग है, लेकिन रीजनल सेंटर से इलाहाबाद है, लखनऊ है, तो वहाँ पे साथ में ही चलती कोचिंग। तो वहाँ पे पहली कंडीशन होती थी कि बाइलिंगुअल पढ़ा पाओगे तभी बुलाएंगे, नहीं तो उसी दौरान बाइलिंगुअल धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ा। तो शुरू में सिर्फ टर्म्स ही आते थे, फिर कुछ चीज़ें ट्रांसलेट कर करके सीखा। कुछ नहीं आया तो बच्चों से पूछ लेता कि भाई हवा ऊपर उठ रही है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो उन्होंने मुझे बताया, तो उनसे भी सीखा मैंने, और धीरे धीरे करके तो आज कंफर्टेबल होंगे थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना पड़े, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट या कोई भी अदर सब्जेक्ट भी, तो ठीक है थोड़ा बहुत बीच में हिंदी में बोल करके फिर से इंग्लिश में काम हो जाता है। चलिए एनीवे, तो सीखने की उम्र नहीं होती है। और आज भी मैंने कहा ना, फिर से अभी मैं एआई और वो सब सीख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ अभी, कि टेक्निकल आज की डेट में क्या है, और किसे सीख रहा हूँ, अपने बच्चे से सीख रहा हूँ, ठीक है। तो सीखना किसी से भी हो सकता है, इसलिए कभी भी अपने ईगो नहीं आना चाहिए। उसको मालूम मेरे कभी आओगे देखना, उसके कल हाथ ऐसे चलता है, दर 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 करता, मैं देखते रहता हूँ क्या किया भाई तूने वो हमने सिखाया नहीं उसको, लेकिन वो यहाँ से पहले से इनबॉर्न पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि टैलेंट हमेशा इनबॉर्न होता है, उसको सही समय पे सही प्रशिक्षण मिल जाएगा तो फिर वो है ना। जैसे तुम लोग भी आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें इनबॉर्न होंगी, डिसीजन मेकिंग करना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे हर चीज़ में कन्फ्यूजन रहते कि क्या करूँ ना करूँ, डिसीजन ले ही नहीं पाते, तो वो फिर प्रशासक बनने लायक मतलब क्वालिटी कम है उनमें, क्योंकि प्रशासक का सबसे पहला काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग न तो बहुत जल्दी, नहीं बहुत देर से, है ना, थोड़ा टाइम भी लो, सब एस्पेक्ट को सोचो तुरंत। अभी लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में आपके कि वो सोचते ही रहते, डिसीजन ले ही नहीं पाते, ऐसे भी मिलेंगे आसपास, होंगे ना भाई। तो डिसीजन मेकिंग आना चाहिए आप लोग। तो कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती है, और कुछ उसके बाद फिर आपका पर्यावरण के एनवायरनमेंट जो उसको मिलता है उसको सीखने को मिलता है। जैसे अब मेरा बेटा है, यदि उसको बचपन से लैपटॉप, टैब और पीसी घर में नहीं मिलता, तो उसमें टैलेंट होने के बावजूद भी उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं होता। तो उसकी किस्मत थी कि वो कंप्यूटर वाले घर में, कंप्यूटर की मम्मी के घर में ही पैदा हुआ, इसलिए उस पर इनबॉर्न आ भी गया जेनेटिक्स, क्योंकि मम्मी उसकी क्या है, कंप्यूटर साइंस वाली रही है। आई ना बात समझ में। और जब वो क्या नाम है, गर्भ में रहा होगा, तो उस समय मतलब प्रेरणा मैडम से मैं सीखता था कंप्यूटर। जब हमारी सगाई फिक्स हुई तो मुझे ईमेल करना तक नहीं आता था पहले दिन। जब ये था कि उस समय मुझे ईमेल करना भी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी वाले क्या होते, बस यही सोचते कि पढ़ ले कैसे भी करके, तो मेल करना भी मैंने पहले दिन सगाई से कुछ दिनों पहले मैडम से ही सीखा है। तो उसके बाद शादी होकर के आई, तो उसके बाद जो भी कंप्यूटर का मुझे भी जितना भी आता है, टाइपिंग से लेके हर चीज़, वो भी किससे सीखा है मैंने, प्रेरणा मैडम से सीखा हुआ है। तो उसी दौरान वो गर्भ में भी रहा होगा, तो कुछ चीज़ें इनबॉर्न गर्भ से ही सीख करके बच्चे पैदा होते हैं, यदि उसको सही माहौल। इसलिए कहा जाता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको एनवायरनमेंट जो मिलेगा, अब अभिमन्यु वाली कहानी सुनाई है तुमने, तो वो भी सही है कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो गर्भ से ही उत्पन्न हो जाता है। यदि गर्भ में किस समय सही एनवायरनमेंट है, सही चीज़ें हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे जेनेटिक्स तो आ गया, बनने के बाद गर्भ बन गया, फीटस बन गया, उसके बाद उसमें क्या आ गया, आपका जो जेनेटिक्स गुण है वो तो आ गए। और जेनेटिक्स गुण एक बार आ गए, उसके बाद फिर उसमें जो चेंजेस आने वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग होंगे। तो गर्भ से ही पर्यावरण मिलने स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ पैदा हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा ना कि यदि मेरा बेटा ऐसी जगह पैदा होता, भले इनबॉर्न टैलेंट होता, लेकिन उसको किसी कारण से बचपन से ना मोबाइल मिलता, ना कंप्यूटर मिलता, ना लैपटॉप मिलता, वो पैदा होते ही खिलौने के रूप में उसको क्या मिला, घर में पीसी और लैपटॉप मिला, तो उसके लिए खिलौने के रूप में उसी को खेलते गया, और वो खिलौने ही उसके लिए खिलौने कम आए होंगे हमारे घर में, लेकिन उसी को खेलते हुए बड़ा हुआ है। तो आज उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि मैं ऐसे से कैसे करते रहेगा, ऐसे। अरे भाई मुझे बता दे, तेरे का आता है, मेरे को थोड़ी आता है तो तब तक वो कर चुका होता है, ठीक है। अरे पापा आप इतने स्लो है, तो मतलब भाई तू ज्योग्राफी पढ़ ले मेरे से, मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, धड़ 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 धड़, और तू समझ के बताना तो समझाना पड़ता है कि बेटा हर किसी का स्किल और टैलेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसको बताता हूँ, फिर वो समझता है कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। तुम सोचोगे बच्चों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, तो क्योंकि मेरे लिए एक्सपेरिमेंट तो वही हो रहे हैं ना
ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों को समझना है, तुम लोग को समझना है, तो वही से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने अनुभव, जो रियल अनुभव है वहाँ से। अब जिसके बच्चे नहीं है वो भाषण देंगे बच्चों के बारे में, तो मेरी तुलना में कहीं ना कहीं उनकी जो ऑथेंटिसिटी होगी, सच्चाई होगी, वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। इसलिए कांट क्या कहता है, फिलोसफर पढ़ेंगे, कांट जर्मन का है, वो कहता है कि कोई भी आपका जो ज्ञान है, जब तक खुद का अनुभव नहीं है तब तक वो पूरा अधूरा है ना। किताब पढ़ करके जो ज्ञान है वो, आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आपने खुद को उसमें उसके अनुसार जिया नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही रहेगा। तो ये चीज़ें मायने रखती। ये सब जो बता रहा हूँ वो भी आप लोग के एस्से का काम आएगा। जो बोल रहे ना एस्से कैसे लिखना है, तो एस्से जब पेपर उठा के देखो तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। आपका एप्टीट्यूड पढ़ोगे एथिक्स में, तो एप्टीट्यूड जो आपका पेपर का नाम ही क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट बोलते हैं। सीसेट में सिर्फ मैथ्स रीजनिंग वाला नहीं आता है, पूरे पेपर का नाम ही है सीसेट, जिसमें एक पेपर जीएस का होता है, एक पेपर आपका मेंटल एबिलिटी का होता है। आया समझ में? तो एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है आपका अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब कि आप में क्या क्या प्रशासक बनने की क्षमता है या नहीं है। कैट की एग्जाम होती है अलग, मैनेजमेंट क्षमता देखते हैं, मैट होता है मैनेजमेंट के लिए, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। एनीवे, तो चलो आगे। तो लिख लिया आपका हिंदी वाला, तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, NTLR तो ये फिक्स है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं। अब ATLR क्या होगा, ये आपका नहीं, सॉरी, ये फिक्स है आपका, उल्टा लिख दिया है, ये वाला आपका फिक्स्ड है, और इसका मान ग्रेटर देन है, इसका मतलब इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसको हम 12 डिग्री ले लेते हैं। सो कितना ले लेते हैं, 12 डिग्री। ये इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में NTLR का मान ज़्यादा होता है, 10 से ज़्यादा मिलेगा आपको ट्रॉपिकल रीजन में। अब देखिए, अब इसी को अप्लाई कीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, अब वायुमंडल ठंडा होगा, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 12 डिग्री ठंडा हो गया। कितना डिग्री हो गया, ये 12 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया यहाँ पे, 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और इस एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री कम हो गया, 14 डिग्री हो गया। इधर देखो ध्यान से भाई, अब एयर का टेम्परेचर क्या है, 14, और इस एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 12। तो एयर ज़्यादा गर्म है, ये फिर ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, तो तब तक ऊपर उठेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। आई बात समझ में। तो इस कंडीशंस में हवाएं हमेशा ऊपर उठते रहेंगी और लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो फिर चक्रवात, तूफान, आंधियाँ सब चलने की संभावना इसमें रहेगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनस्टेबिलिटी कहते हैं, अस्थिरता कहते हैं। समझाया, समझ में आए। समझाना इतना ही है हमें आपको, जो है कि NTLR का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वायुमंडल तेज़ी से ठंडा होगा, हवा धीरे धीरे ठंडी होगी, तो हवा का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बना ही रहेगा। हाँ, बराबर कैसे होगा, जैसे संघनन हो गया, अभी ऊंचाई पे जाके यहाँ पर क्या हो गया, संघनन, तो संघनन के बाद ठंडे होने की दर क्या हो जाती है, 5 डिग्री हो जाती है कि नहीं। हाँ, इसका मान भी चेंज होगा, तो एक ऊंचाई पे जाके दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई पे जाके दोनों का मान समान हो जाएगा, तब जा करके इस एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, तब जा करके एयर उठना बंद कर देगी, अदरवाइज तब तक उठती रहेगी। आ रही बात समझ में। और इस तरीके से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। आया समझ में। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। आपका जो है कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के रूप में। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसके बेस पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, समझ में आ रहा है ना भाई, एक्सप्लेन कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे कि जब सामान्य तापपतन दर का मान है ना, सामान्य तापपतन दर को मैंने क्या लिखा है, NTLR लिखा हुआ है। जब सामान्य तापपतन दर का मान क्या होता है, कम होता है, अर्थात करके लिख देना है, दैट इज कि वायुमंडल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। वायुमंडल क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे ठंडा होता है। आई ना बात समझ में। एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर
डिक्रीजिंग स्लोली, यही हुआ ना भाई। और एयर क्या करती है आपकी, तेजी से ठंडी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, एयर का टेम्परेचर कम हो गया और इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी क्या, नहीं उठेगी, बैठे रहेगी वहीं पे जो है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर हमेशा, एयर का टेम्परेचर लेस देन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो ये स्टेबिलिटी रहेगी आपकी जो है कि नहीं, और इसका उल्टा हो जाएगा तो इनस्टेबिलिटी रहेगी, है ना। तो और इस स्थिति में ये वाली कंडीशन बनेगी, उसी स्थिति में उसका उल्टा बनेगी। अब किसी भी तरीके से समझ करके याद करके दिमाग में रख लो और उसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका एक, इसी में अस्थिरता में जो है पूर्ण अस्थिरता की स्थिति कब बनती है, पूर्ण अस्थिरता, कंप्लीट इनस्टेबिलिटी। तो पूर्ण अस्थिरता होती है जब NT-LR ग्रेटर देन आपका जो है AT-LR तो होती है, उसके अलावा संघनन के पश्चात 5 डिग्री हो जाती है और इन दोनों के बीच में रहेगा। ये कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे ज़्यादा और इससे कम, मतलब ये 12 डिग्री के आसपास है, 11 डिग्री के आसपास है, तो ये कंप्लीट अस्थिरता की स्थिति रहेगी, क्योंकि संघनन के पश्चात भी ये ज़्यादा ठंडी होती रहेगी, तो एयर आपका क्या होता, उड़ते रहेगा। तो ये वाली स्थिति लिख सकते हैं WAT-LR, बीच में NT-LR और लास्ट में AT-LR, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा और इससे कम है, तो यह पूर्ण अस्थिरता की स्थिति कहलाएगी। क्योंकि संघनन के पश्चात भी WAT-LR का मान यदि ये 4 डिग्री हो गया तो फिर ऊपर उठना बंद कर देगी, है ना। वायुमंडल का तापमान वो भी धीरे धीरे कम होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं, वो भी चेंज होते रहेगा, ऊपर जाएंगे तो। लेकिन समझने के लिए मैंने कहा ये 4 डिग्री हो जाएगा तो हवा ऊपर उठना बंद कर देगी, तो अस्थिरता नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन पूर्ण अस्थिरता तब रहेगी जब इसका मान जो है संघनन के पश्चात भी इसका मान 5 डिग्री से ज़्यादा बना रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्टर कंडेंसेशन द वैल्यू ऑफ NT-LR ग्रेटर देन 5 डिग्री, WAT-LR से ज़्यादा रहेगी, तो हम और उसके ऊपर भी उठते रहेगी। और ऐसी स्थिति में फिर क्या बनते हैं, टॉर्नेडो है, चक्रवात है, तब बनते हैं। आ रही बस समझ में, पूर्ण स्थिरता की स्थिति में ही क्या बनते हैं आपके, टॉर्नेडो है, चक्रवात है, तब बनते हैं। तो संघनन जल्दी हो जाता है। साइक्लोन्स, टॉर्नेडो, साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं। कैसे कब बनेंगे कि WAT-LR लेस देन NT-LR, मतलब ये 5 डिग्री है तो ये कम से कम उससे ज़्यादा 6 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आया समझ में। तो ये लंबे समय तक हवा ऊपर उठती रहेगी और यदि संघनन के पश्चात इसकी वैल्यू 4 डिग्री हो गई तो ये हवा ऊपर उठना बंद कर देगी और ये टॉर्नेडो चक्रवात, लो प्रेशर बनेगा नहीं, लो प्रेशर आपका नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब लंबे समय तक बनेगा, जब इसकी वैल्यू संघनन के पश्चात भी क्या हो, इससे ज़्यादा हो। आया समझ में, समझ पा रहे हो ना मेरी बातें, कॉन्सेप्ट समझने वाला है, रटने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट समझदारों के लिए, रटने वालों के लिए। ऐसे तो यूपीएससी रटने वालों के लिए है ही नहीं, चाहे हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो उसमें भी मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो रटा हुआ नहीं आता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध बक्सर में ही क्यों हुआ, कहीं और भी हो सकता था, है कि नहीं, ये पूछेगा। वो कब हुआ नहीं पूछेगा, और उसके क्या परिणाम हुए, आपको क्या सीखने को मिलता है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन बनाएगा वो, समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट है। प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव वही है कि जब वायुमंडल शांत रहेगा, वर्षा नहीं होगी, मौसम साफ सुथरा रहेगा, और जब अस्थिरता की स्थिति होती है तभी जो है क्या होते हैं, हवाएं तूफानें चलते हैं, चक्रवात बनते हैं, टॉर्नेडो बनते हैं। ये सब कब बनेंगे, आपके अस्थिरता की स्थिति में बनते हैं। आया समझ में इसी, हाँ ठीक, आया समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका टॉपिक, कॉन्सेप्ट
अब इसमें होता है क्या कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमेशा क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में इनस्टेबिलिटी, चक्रवात वगैरह ज़्यादा तेज बनते हैं, है कि नहीं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में NTLR का मान हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल में आया हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अस्थिरता करके लिखा हुआ है। ऑप्शनल में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शनल में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनस्टेबिलिटी इन ट्रॉपिकल रीजन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 150 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स इन इनस्टेबिलिटी इन ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अस्थिरता। तो इसका आंसर 150 वर्ड लिखना हो तो कैसे लिखोगे, समझ में आया। कॉन्सेप्ट बता देंगे, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्या होती है, या तो ट्रॉपिकल रीजन्स में हमेशा NTLR का मान क्या होगा, ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, टॉर्नेडो बनते हैं, तीव्र तूफानी हवाएं चलती है, सब पूरा कॉन्सेप्ट बता देना है। अस्थिरता क्यों उत्पन्न होती है, आया समझ में। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला इजी हो जाएगा। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे क्या होता है, क्लैम्पोलॉजी का खत्म होता है। क्लियर है। फिर सिलेबस में पहला टॉपिक में आते हैं हम लोग, आपके क्लैम्पोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस में आएंगे। तो पहला टॉपिक लिखा है विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध। विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध, टेम्परेचर इन प्रेशर बेल्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये लिखा हुआ है। इसमें हमने प्रेशर बेल्ट तो पढ़ लिया ना भाई, दाब कटिबंध, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वही पूरा का पूरा हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले 7 बेल्ट पढ़े हमने, तो ये पूरा का पूरा एजिटिज वही रहेगा। ताप कटिबंध भी पूछा हुआ है, टेम्परेचर बेल्ट्स करके। तो ताप कटिबंध का मतलब फिर से तापमान की पेटियाँ। तो जनरली हम लोग जो मानते हैं, सामान्यतः 3 पेटियाँ मानते हैं, उसको बताना है। इसमें 3 पेटियाँ कौन सा बताया था, उष्णकटिबंध 23 से 23 वाला बेल्ट क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, ये आपका जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। फिर 23 और 66 हाफ के बीच वाला रीजन क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन कहलाता है, टेम्परेट बेल्ट कहलाता ही नहीं कहलाता है। और उसके बाद ये 90 डिग्री तक वाला तो कोल्ड जोन कहलाता है, पोलर जोन कहलाता है 90 डिग्री तक। तो ताप कटिबंध में सामान्यतः ये 3 ताप कटिबंध माने जाते हैं। सामान्यतः वर्ड जरूरी है क्योंकि इसमें भी वेरिएशन मिलता है। जनरली हम मान के चलेंगे तो ये आ रही बस समझ में। तो ये ताप कटिबंध, और बाकी जो टेम्परेचर में बताया था कि सामान्यतः ध्रुव, इसी तरीके से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलता है, 20 से 40 के बीच में मिलता है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलता है आपका, 20 से 40 के बीच में मिलता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। आ रही बस समझ में। तो ताप कटिबंध से क्वेश्चन आया भी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं पूछा अभी तक, क्योंकि ये 3 पेटियां सब लोग जानते हैं, उष्णकटिबंध, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड पोलर जोन, पोलर या कोल्ड जोन बताया था ना, याद है साक्षी, 3 जोन हो गए, पोलर जोन, 3 कटिबंध। तो ये ताप कटिबंध में वो वाला टॉपिक आ जाएगा। आया समझ में। तो ये हो गया आपका। और क्या क्या सिलेबस है दिखाओ पहले तो, बोलते जाओ। जेट स्ट्रीम और मानसून करके टॉपिक है। तो जेट स्ट्रीम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, तो जीएस वालों को भी साथ में ही पढ़ा दूंगा, ताकि ये दोनों टॉपिक साथ में देख लेंगे। जीएस प्लस ऑप्शनल में फिर से देख लेंगे इसको डिटेल, उनको भी नहीं पढ़ाया हुआ है। तो एक टॉपिक ये वाला छोड़ दो, और एक टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये जीएस के लिए पढ़ना है, तो जीएस और ऑप्शनल दोनों में काम आएगा, तो उसको भी उनके साथ में। फिर मैंने कहा था कि प्रेसिपिटेशन में सिद्धांत बचे हमारे 3 ठो, हालांकि सिद्धांत पूछा नहीं अभी तक, लेकिन प्रेसिपिटेशन की उत्पत्ति, ओरिजिन या फॉर्मेशन, वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसलिए 3 सिद्धांत अलग से देखेंगे, बताया था। ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ, तो उसमें सिर्फ प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो तो पढ़ा दिया मैंने।
लेकिन सिद्धांत पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जीएस ऑप्शनल के लिए जानना जरूरी है, तो वो बता दूंगा। और सिलेबस बताओ, और क्या है सिलेबस, क्या है सिलेबस, और वो तो लेके आओ जो कौन दिया यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट हो गया, हीट बजट ऑफ द अर्थ हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बता दिया मैंने पूरा का पूरा, एयर और ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन, स्टेबिलिटी होगी, प्लेनेटरी एंड लोकल विंड्स हो गया, मानसून जेट स्ट्रीम बचाए बताऊंगा बोला था, एयर मासेस बताई दिया था पूरा मैंने कंप्लीटली, और वर्गीकरण भी बताई दिया था वहाँ पे, है ना, क्लासिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा कहाँ पर है। टेम्परेट साइक्लोन हो गया, टाइप्स ऑफ ये भी हो गया, वेदर एंड क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस शुरुआत में ही बता दिए थे, ये भी हो गया। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जी लगभग हमने देख लिया था, ठीक है, कि जलीय चक्र क्या होता है। और ये है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड रोल इन रिस्पॉन्स ऑफ मेन इन क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज पढ़े थे वही है, बस सिलेबस पूछना क्या चाह रहे हैं देखिए। क्लाइमेट चेंज, ये हेडिंग दिया हुआ है आपका, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मतलब पूरे विश्व में जो वर्तमान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मेन, तो ये क्लाइमेट चेंज पूरा पढ़ना है इसमें। तो क्लाइमेट चेंज जो एनवायरनमेंट में पढ़ाया था तुम लोग को, तो जो साक्षी तुमको वहाँ पे पढ़ लेंगे क्लाइमेट चेंज अलग से। तो रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मेन इन क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है, मतलब जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका और प्रतिक्रिया। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देखा, कारण देखा था, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या कहते, तो उसमें रोल ऑफ मेन पूछा हुआ है। तो हमारे कारण ही बताया था मैंने, सब हमारे कुकर्मों का ही परिणाम है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ पौधों का काट देना, कंक्रीट संरचना का बनाना, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन, ये सब बताया था मैंने कि वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसमें कौन कौन से आता है आपका, जो है डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब जो भी जलीय सोर्सेस है उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, आई ना बस समझ में। फिर ये कंक्रीट स्ट्रक्चर, फिर ये एसी यूज करते हैं हम लोग, तो सब ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल है। सीएफसी गैस वगैरह आपका रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन डिप्लेशन बताया था पूरा, तो ह्यूमन बींग्स का रोल हो गया पूरा का पूरा। और रिस्पॉन्स का मतलब है कि हम उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है, कई सारे समझौते, पेरिस समझौता पढ़ाया था पूरा। तो जो भी हमने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जितने भी हमने एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट्स ऑल आर द रिस्पॉन्सेस ऑफ मेन टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। आया समझ में? तो इसमें सब वही चीज़ें आएंगी जो हमने एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज में एज इट इज़ पढ़ा था। तो ये मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो रख रहा है उसके लिए 75% मेहनत तुम लोग की और टाइम दोनों साथ साथ में बचा दे रहा हूँ ना। कोई नया सब्जेक्ट तैयार करोगे तो वो पूरा टाइम जो अभी हमारा बच रहा है वो पूरा डबल देना पड़ेगा तुमको। और मेरे हिस्ट्री में है भी, लेकिन उस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसका ऑप्शनल वो था या नहीं था उनको थोड़ी पता है, वो तो जीएस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे ना भाई। मेरा दोनों रहा है, तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जा रहा है आपको, जो एक्सपर्टीज़ मिल जा रही है, बना बनाया पका पकाया, है ना। और हिस्ट्री में ज़्यादा है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा अलग है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जीएस में सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है ना। तो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या ठीक से डिफाइन नहीं किया, तो न चाहते हुए भी जीएस में ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। और क्वेश्चन आए भी है, क्वेश्चन आपके वर्ल्ड से भी ऐसे आए हुए जो ऑप्शनल में ही पढ़ते थे हम लोग, वही क्वेश्चन आए हुए, तो वहाँ पे भी आप लोग को फ़ायदा है इस तरीके। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ भाई यहाँ पे हो बिलासपुर में और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट मतलब ज्योग्राफी इतना बुरा ना लग रहा हो तो फिर आराम से ले सकते हो। बाकी जिम्मेदारी मेरी है ना, मेरी के साथ तुम्हारी भी है, मेहनत तुमको ही करना। मेरा काम देखो, मैंने कहा इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 90% तो आना ही आना है, 10% इधर उधर हो सकता है, 10% सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। 90% जो आ गए उसको अच्छे से लिख लो, समझ लो, उतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये गारंटी मैं इतना ही दे सकता हूँ कि पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आएंगे, बाकी तुमने उसमें से कितना सही किया, सही लिख पाया नहीं लिख पाया, प्रैक्टिस किए नहीं किए, वो तुम लोग के हाथों में, मेरे हाथों में। सिर्फ बार बार बोलना समझाना है कि नहीं, क्या दुर्गा?
समझ गए। तो जॉब करते करते मेहनत करे बेचारी, समझ गए। तो और बाकी लोग हैं जॉब में नहीं तो भी छुट्टी मार जाते हैं, जबकि वो ज़्यादा थकना चाहिए उनको, जॉब के साथ सैटरडे तक आते आते थक जाने चाहिए, लेकिन बाकी बच्चे लोग जल्दी थकते हैं। चलिए, तो ये एक टॉपिक ये हो गया, तो उसके बाद लगभग आपका ख़त्म है। तो एक दो क्लास लगेगी, मानसून वाला डिटेल पढ़ाऊंगा, उसमें टाइम लगता है, मानसून पढ़ लेंगे एक बार और विशाल का भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मानसून से भी एक दो क्वेश्चन आना ही मान के चलो, कुछ नया चेंज हो गया उसको देख लेंगे। और ये वाला टॉपिक भी हो गया आपका, और एक प्रेसिपिटेशन का सिद्धांत है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन सिद्धांत एक दिन में हो जाएगा। सिद्धांत हालांकि उनको नहीं पढ़ाना है, जीएस वालों को, उनको भगा दूंगा ठीक है। और जेड स्ट्रीम उनको भी नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत बताया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा और जान जाएंगे तो नुकसान उनको नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। और मानसून पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। कौन लाए किसका सिलेबस? हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट होगा, क्लाइमेटोलॉजी करके है। हाँ, तो अभी जैसे आपका जो टॉपिक जिसमें आपने ज्वाइन किया, क्लाइमेटोलॉजी से ज्वाइन किया है, तो ज्योग्राफी जीएस में भी क्लाइमेटोलॉजी के अलावा बहुत सारे पार्ट्स है, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे, तो चलेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, पढ़ा दूंगा बीच में, अभी आएगा तो ठीक है। पहले उसके पहले सोशल इश्यूज निपटा दूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी एक बार इनको पढ़ा चुका हूँ पुराने वाले बच्चों को, तो उनका तुम्हारा फिर उसके बाद आएगा। तो अभी जैसे पुराने वाले बच्चों का सोशल इश्यूज बचा है, तो तब तक अभी जो पढ़ाया मैंने वो पढ़ लो। मैंने कहा ना कि जो बचा है वो तो हो ही जाएगा, अब तक जितनी ज्योग्राफी पढ़ाई है ना, तुम्हारा तो बहुत सारा हो गया होगा। जैसे ये साक्षी आई, तो अभी इनका क्लाइमेटोलॉजी हुआ है, तो क्लाइमेटोलॉजी ही हुआ है, उसको अभी पढ़ करके समझ करके अच्छे से तैयार कर लो। फिर अगला जो टॉपिक चलेगा ज्योग्राफी का, हाँ ऑप्शनल भी चलेगा और वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वो है, तो अभी जैसे मैं जीएस में कुछ दिनों में स्टार्ट करूँगा सोशल इश्यूज़, ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ का छोटा सा पार्ट है, पेपर फर्स्ट में आता है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और समाज के बारे में जो हम देखते सुनते पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है, हाँ पेपर 1 में। और फिर ऑप्शनल में कुछ टॉपिक्स है जो उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, जो जीएस में अभी नहीं होगा, ऑप्शनल बस में होगा। और इन लोग का हो